हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इस मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, या मैं बोलूं कि इस मार्केट में दो टाइप की मनी होती है। एक होती है स्मार्ट मनी और एक होती है डंप मनी। डंप मनी हमेशा लॉसेस करती है, जबकि स्मार्ट मनी मोस्टली प्रॉफिट करती है। दोस्तों, स्मार्ट मनी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो वाला पैसा जो हमेशा प्रॉफिट कमाता है। रादर स्मार्ट मनी का मतलब ये भी है कि वो पैसा जिसको अपने रिटर्न पे या जिसको अपने कैपिटल पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट करना आता है। दोस्तों, अगर कुछ पैसा हमें दिया जाए तो हमारा टारगेट रहेगा कि उसमें से 12%, 15%, 18%, 20% एक साल का जनरेट किया जाए। लेकिन एक स्मार्ट मनी वो होता है, उसको मालूम होता है कि मैं इससे भी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता हूं अगर मैं अपने पैसे को सही टाइम पर सही जगह पे डिप्लॉय कर सकूं। जनरली इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो एफआईआई हो, डीआईआई हो, प्रमोटर्स हो, या फिर कुछ ऐसे फंड हाउसेज होते हैं या फिर ट्रेडिंग हाउसेज होते हैं जो अपने पैसे पे अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं, इसे हम जनरली स्मार्ट मनी कहते हैं। और जो जनरली रिटेल इन्वेस्टर होता है वो दुनिया भर के अंदर रिटर्न जनरेट करने में स्ट्रगल करता है। इसीलिए रिटेल पार्टिसिपेंट या तो इन इंस्टीट्यूशन के माइंडसेट को समझ जाए और या फिर इनकी टेक्निक को फॉलो करना शुरू कर दे तो वो भी स्मार्ट मनी बन सकता है। दोस्तों, टेक्निक फॉलो करना तो बहुत मुश्किल काम है, इनके प्रोसेस को पता कर पाना भी मुश्किल काम है। लेकिन सोचिए, अगर ये स्मार्ट मनी कहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें इसका हिंट मिल जाए तो शायद हमारे लिए रिटर्न जनरेट करना इजी हो जाएगा। अब दोस्तों, कोई अपनी पोजीशन मार्केट में रिवील क्यों करेगा, एटलीस्ट रियल टाइम मार्केट में रिवील नहीं करेगा। इसीलिए थोड़ी सी और चीजों को डीप डाइव स्टडी करके आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद यहां पर स्मार्ट मनी इन्वेस्टेड हो सकती है। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई रिलायबल डेटा सोर्स नहीं है, इसीलिए हम किसी एक चीज पे रिलाई करने की जगह हम हमारे पास जो नॉलेज है उसको भी यूज करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि स्मार्टर पैसा कहां पर जा रहा है। लेकिन क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये स्मार्ट मनी है या फिर ये डंप मनी और डंपनेस शो कर सकती है, इसीलिए हम इस चीज को कुछ चीजों से बैक करेंगे। और अगर वो सारी चीजें मैच करती है तो हम उसमें एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप अप्लाई करके हम ये पता करेंगे कि यहां से मार्केट में ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक टेक्निक डिस्कस करने वाला हूं जहां पर हम पता करेंगे कि धन के स्क्रीनर पे कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स जो अवेलेबल हैं, इसको देखकर क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में इन स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री करी है, एटलीस्ट एग्जिट नहीं करी है। अगर एग्जिट नहीं करी है, उन्होंने अपनी पोजीशन बना के रखी है, अगर टेक्निकल एनालिसिस भी हमें बाय सिग्नल देता है तो हम यहां पर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल समथिंग। आई एम ओनली शेयरिंग किस तरीके से मैं पता करता हूं कि यहां पर मार्केट में कौन सा ऐसा टूल है जो मुझे यह थोड़ा सा हिंट दे दे कि यहां पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में किसी इंस्टीट्यूशन ने एंट्री करी है, एग्जिट करी है, या अपने स्टांस को मेंटेन किया है, या ब्रॉडली इंस्टीट्यूशन स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, यहां पर हम कुछ टूल्स को यूज करने वाले हैं, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप पेपर पेन लेकर बैठेंगे। मैं आपके साथ कोई प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं कर रहा कि आप ए करें, बी करें, सी करें और ऐसा करते ही स्टॉक में जंप कर जाएं। नहीं दोस्तों, यहां पर बहुत सारी सब्जेक्टिव चीजें हैं, क्योंकि फंडामेंटल में हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाएंगे। इस वॉच लिस्ट में देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशन अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं तो यहां पर हम बेसिक टेक्निकल का सेटअप लगाकर उस स्टॉक को बाय करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स उसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे पहले, और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सारा काम एक वीकेंड पे कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी रोज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसीलिए आप वीक में सिर्फ एक बार इस थॉट प्रोसेस को, एक बार इस स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हैं। आपको यहां पर हफ्ते में 10 दिन में एक आधा स्टॉक मिल जाएगा और आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि यहां पर इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट बन रहा है या ऐसा कोई स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में है और यहां पर इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं यहां पर अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए। चांसेस आर हाई कि ये स्टॉक्स फंडामेंटली साउंड हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि हमारे सामने जो वॉच लिस्ट आएगी, आपने इसको डायरेक्टली बाय नहीं करना है, आपने इसके फंडामेंटल को स्टडी करना है, आपने इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, आपने इसकी कंपनी फाइलिंग को स्टडी करना है। अगर वो बिजनेस समझ में आता है तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं यहां पर दोस्तों धन स्क्रीनर पे, विच इज scanex.trade। आप भी मेरे साथ साथ ओपन कर लीजिए। हम यहां पर डिस्कस करेंगे कैसे आप अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहां पर धन स्क्रीनर ओपन कर लिया है और आपको यहां पर उसका होम पेज दिख रहा है। आपको अगर मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो धन स्क्रीनर पे आपको यहां पर इनसाइट का एक सेक्शन दिखेगा। दोस्तों, इस सेक्शन के अंदर इट्स अ गोल्ड माइन, रादर इट्स अ डायमंड माइन। आपको यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूं इनसाइट्स। एफआईआई और डीआईआई इंडिया में कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना पैसा निकाल रहे हैं, कितना पैसा डाल रहे हैं, वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा।
कंपनी की फाइलिंग्स मिल जाएगी, बल्क और ब्लॉक डील मिल जाएगी, बाय और सेल के सिग्नल मिल जाएंगे। लेकिन हम यहां पर देखेंगे एक ऐसा टूल है जो आपको यह बताता है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें भर भर के एग्रेसिव बाइंग आ रही है। ये बाइंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि लोग इसको मार्जिन पे बाय कर रहे हैं। अब दोस्तों मेरा पर्सनली ये मानना है कि रिटेलर भी अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को मार्जिन पे बाय कर रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई। देयर आर मेनी स्मार्ट पीपल इन रिटेल ऑल्सो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 15, 20, 25, 30 साल से मार्केट के अंदर है। दोस्तों अगर ये लोग भी एमटीएफ के थ्रू स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, मतलब इनके पास या तो कोई इंफॉर्मेशन है या फिर कोई इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इंस्टीट्यूशंस या फिर प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और या फिर अगर इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो या फिर वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, ऐसे ट्रेडिंग हाउसेस भी होते हैं जो कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म मूवमेंट को कैच करने के लिए इसको एमटीएफ में परचेज करते हैं। अब दोस्तों अगर सभी का व्यू एक जगह पे मैच हो रहा है, इसका मतलब इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ी न्यूज है या बड़ी न्यूज बन सकती है। दोस्तों एमटीएफ आइडियली अगर देखा जाए, आप एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, इंडिया में देयर आर 6000 स्टॉक्स। मैं मान लेता हूं कि 4000 स्टॉक्स के अंदर ज्यादातर ब्रोकर्स आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। 2000 स्टॉक्स में करते होंगे, कम से कम 1500 स्टॉक्स में करते होंगे। लेकिन आप सोचिए अगर सिर्फ टॉप के 10, 15, 20 स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा एमटीएफ हो रहा है, इसका मतलब बहुत सारी जनता का फोकस सिर्फ 10-15 स्टॉक्स में कैसे हो सकता है। देखिए अब ये 10-15 स्टॉक्स भी अगर रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, अगर ये मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये मेन स्ट्रीम स्टॉक्स नहीं है और 1500 में से ये 10-15 स्टॉक्स में एमटीएफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यहां पर कोई न्यूज तो है जो अंदर बन सकती है? दोस्तों यही मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। यहां पर हम चलते हैं एमटीएफ पे। अगर मुझे यहां पर कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम स्टॉक नहीं है, एज इन रिलायंसेस एंड टीसीएस टाइप के स्टॉक नहीं है, जो निफ्टी के टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स में है, अगर वो निफ्टी में नीचे आते हैं, टॉप 100 के अंदर आते हैं, लेकिन टॉप 10, 15, 20 के अंदर नहीं आते हैं, ऑल ऑफ अ सडन इनके अंदर एमटीएफ कैसे बढ़ रहा है? इसका मतलब यह है कि कोई एक इन्वेस्टर ऐसा है या बहुत सारे सेट ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका फोकस इस स्टॉक पे बढ़ रहा है। क्या पता इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला हो, क्योंकि किसी ना किसी ने स्टडी किया होगा। क्या पता इसको कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला हो, क्या पता किसी के पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो। मैं नहीं कह रहा कि गारंटी के साथ ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा एक शक तो जरूर जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर सिर्फ 10-15 स्टॉक्स के अंदर कई हजारों करोड़ का एमटीएफ कैसे हो पा रहा है। दोस्तों मैंने यहां पर एमटीएफ के इनसाइट्स खोले और यहां पर मुझे मिला कि इस समय आज की डेट में मोर देन 75,000 करोड़ रुपीस का एमटीएफ खड़ा हुआ है, जिसमें से 6400 करोड़ का एमटीएफ इंक्रीज हुआ है, 6200 का कम हुआ है, 207 करोड़ का एमटीएफ और ऐड हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यह है कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें एमटीएफ बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये सम्मान कैपिटल के बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर ऑल ऑफ अ सडन एमटीएफ क्यों बढ़ना शुरू हो चुका है? एंड ऑल्सो अगर आप देखें तो बीईएल एक बड़ा स्टॉक है, लेकिन ये इतना बड़ा स्टॉक भी नहीं है। वरुण बेवरेजेस एक इतना बड़ा स्टॉक भी नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ी जनता इसके अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू कर दे। दोस्तों रिसेंटली मैं इस डेटा को रोज देख रहा हूं और मेरे लिए एमटीएफ किसमें ज्यादा है ये कम इंपॉर्टेंट है, एमटीएफ किसमें इंक्रीज हो रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप रिसेंटली अगर आप चेक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, वरुण बेवरेजेस में ऑल ऑफ अ सडन इसके अंदर एमटीएफ बढ़ना शुरू हो चुका है। इवन बीईएल में एमटीएफ काफी शार्पली इंक्रीज हुआ है। और अभी रिसेंटली एटर्नल में और डिक्सॉन में, डिक्सॉन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे जो कि आप हिस्टोरिकल अभी नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि डिक्सॉन में आपका एमटीएफ कम होता जा रहा है। लास्ट वीक डिक्सन यहां कहीं पे था और अभी वो डिक्सन यहां पे गिर के नीचे आ चुका है। दोस्तों एमटीएफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमटीएफ का ट्रेंड। अगर किसी स्टॉक में एमटीएफ लगातार बढ़ता जा रहा है या ज्यादातर इन्वेस्टर्स एमटीएफ के थ्रू इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग एंड दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग शार्प इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहां पर हम डिक्सन का एक बार चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन टू डू समथिंग हियर, लेकिन एक बार अगर हम डिक्सन का चार्ट यहां पर ओपन करके देखें तो देखते हैं डिक्सन में क्या चल रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने बताया कि डिक्सन की इस एमटीएफ में रैंकिंग पिछले कुछ दिनों में कम हुई है, आप इसको अपने एंड पे अगले कुछ दिनों तक ट्रैक कर सकते हैं। आप यहां पर नोटिस कीजिए डिक्सन में मैं एक अजीब सा पैटर्न नोटिस कर रहा था कि जितना शार्प इसमें एक मूव आया था उसके बाद से डिक्सन ने यहां पर कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है और फिलहाल एज ऑन डेट मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। मेरा यहां पर कोई व्यू नहीं है डिक्सन को लेकर, मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि एमटीएफ के साथ प्राइसेस का कोरिलेशन कितना स्ट्रांग देखने को मिल रहा है एंड इट हैज बीन वेरी रिसेंटली दैट आई हैव नोटिस्ड दिस। और मैंने भी अभी रिसेंटली ही इस चीज को अपने लिए यूज करना शुरू किया है कि मैं जिस स्टॉक का एनालिसिस कर रहा होता हूं मैं वहां पर रोज एक बार एमटीएफ का चार्ट खोल के देख
लेता हूं, वो लिस्ट खोल के देख लेता हूं कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो भी एमटीएफ की लिस्ट में ऊपर जा रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन मैं इस पे एक्शन नहीं ले लेता, लेकिन ये मुझे डेफिनेटली मोमेंटम कैच करने के लिए एक इनसाइट जरूर देना शुरू कर चुका है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हमें करना क्या है। हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनमें एमटीएफ लगातार इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पर कुछ लोगों का स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वो स्टॉक HAL है जो कि अभी टॉप 3 में खड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो नीचे से ऊपर ही आया होगा, तो HAL में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ गया है। अब यहां पर देखिए हम HAL का कुछ और डेटा एनालाइज करते हैं। हमें डायरेक्टली जाकर HAL को बाय नहीं कर लेना है, लेकिन अब हम यहां पर चल के HAL को स्क्रीनर पे चेक करते हैं, और कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं अगर आप उसको भी साथ में ट्रैक करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। और वो क्या डेटा पॉइंट्स हैं यहां पर आप नोटिस कीजिए। इवन दो आज HAL नीचे ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब हम यहां पर चलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट की तरफ, म्यूचुअल फंड्स इसमें, क्योंकि हमने क्या बोला कि यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो अपनी पोजीशन ऐड कर रहे हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर हमारे लिए कौन है? वो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का व्यू समझते हैं HAL में क्या चल रहा है। तो यहां पर दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड की इसकी होल्डिंग पे चलता हूं, और यहां पर आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम दिख रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और डीप जाऊंगा और मैं इसकी ट्रांजैक्शंस में जाके चेकिंग करूंगा कौन से म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन कैसी रही है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर। मैं यहां पर ट्रांजैक्शन पे जाके क्लिक कर लेता हूं। अब दोस्तों यहां पर जब आप ट्रांजैक्शन में जाके चेक करेंगे तो पहले ये देखिए कि यहां पर एलोकेशन ज्यादा इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। पहले हम समझते हैं इस डेटा को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 फंड्स का डेटा आपको दे रखा है। इन 10 में से 4 ने एलोकेशन डिक्रीज करी है और 6 ने इंक्रीज करी है। पहला मेरा व्यू बायस बुलिशनेस की तरफ आ गया है, पहली चीज। दूसरी, अब यहां पर थोड़ा सा और डीप समझते हैं। इन्होंने अपनी एलोकेशन कितनी कम करी? सिर्फ 4 शेयर से। डू यू थिंक इट मैटर्स? एब्सोल्युटली नॉट। तो 10 की जगह हम इसको मान लेते हैं कि 9 डेटा पॉइंट्स है, और 9 में से हमारे सामने 6 बढ़े हुए हैं और 3 गिरे हुए हैं। अभी और ज्यादा एनालिसिस करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इन्होंने एलोकेशन डिक्रीज करी है, चाहे 1200 शेयर की करी है, लेकिन करी है। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है इनका। अगला हम देखते हैं आर्बिट्राज फंड, जिन्होंने सबसे ज्यादा डिक्रीज किया है। 57,300 क्वांटिटी इन्होंने बेची है, लेकिन ये आर्बिट्राज कर रहे थे। ये एनीवेज इसको लेकर इनका कोई व्यू नहीं था। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि इन्होंने इसके अगेंस्ट किसी और चीज को बेच रखा होगा। तो यहां पर इन्होंने भी जो बेचा, इसके अगेंस्ट इन्होंने जो इसकी ऑपोजिट चीज जो आर्बिट्राज कर रखी थी उससे भी एग्जिट किया होगा। तो इसका मतलब ये भी इसको लेकर बुलिश नहीं थे जो इनका बेचा है। ये डेटा पॉइंट भी इनवैलिड हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इससे भी इनका बियरिश सेंटीमेंट सामने नहीं आता। आर्बिट्राज इज अ डिफरेंट फंड ऑल टुगेदर। अगर आपको आर्बिट्राज फंड के बारे में जानना है तो मैंने इसी चैनल पे आर्बिट्राज फंड्स के बारे में डिटेल में बात करी, आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन अब हमें ये चीज समझ में आ चुकी है कि 9 डेटा पॉइंट्स में से या 10 डेटा पॉइंट्स में से एक्चुअली में सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव है। ब्रॉडली 2 तो इररेलेवेंट है, तो 9 में से बेसिकली सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स नेगेटिव है और 7 जो हैं वो एक्चुअली में पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि HAL में ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। यहां पर जिन्होंने इंक्रीज किया है उसके अंदर देखिए वहां पर कोई आर्बिट्राज नहीं है। यहां पर कौन सा है? लार्ज एंड मिड कैप ने इंक्रीज किया है, बहुत अच्छी बात है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने इंक्रीज किया है, बहुत अच्छी बात है। मल्टी कैप ने इंक्रीज किया है, इक्विटी सेविंग्स ने इंक्रीज किया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने इंक्रीज किया है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने इंक्रीज किया है। अगर कोई 2 ऐसे बड़े फंड हैं जिन्होंने डिक्रीज किया है, एक है मल्टी एसेट फंड जिन्होंने 16,950 शेयर निकाले हैं, और दूसरा है आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिन्होंने 1200 शेयर निकाले हैं। लेकिन आप सोचिए जिन्होंने बाय किया है उन्होंने कितना बाय किया है? 62,500 शेयर्स, 3200 शेयर्स, 15,000 शेयर। तो इसका मतलब ब्रॉडली यहां पर म्यूचुअल फंड्स अपनी ट्रांजैक्शन को यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं। दोस्तों अब हमें 2 बातें समझ में आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो HAL को यहां पर एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं MTF में, म्यूचुअल फंड्स भी इनको एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। लेकिन अभी हम इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए इसकी FII होल्डिंग भी देख लेते हैं। अगर FII भी मेंटेन है और अगर वो कम हो भी रही है तो बहुत एग्रेसिवली कम अगर नहीं हो रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अब हम चलते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पे, और आप यहां पर नोटिस करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 0.18% FII ने कम किया है, और यहां पर 0.15% उनमें से DII ने एनीवेज इंक्रीज कर लिया है, और रिटेल ने भी 0.1 के आसपास इंक्रीज किया है। तो रिटेल वाला अगर हम यहां पर छोड़ भी देते हैं तो FII ने जितना बेचा था उतना DII ने परचेज कर लिया है, और FII का जो एग्जिट था वो बहुत ज्यादा नहीं था। इसका मतलब यह है अब 3 डेटा पॉइंट्स हमारे फेवर में आ जाते हैं। पहला, MTF में इसकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है, मतलब कोई तो ऐसा स्मार्ट इन्वेस्टर है जो इसको लीवरेज लेकर बाय कर रहा है, डेफिनेटली उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स इसको एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तीसरा, FII इसको बेच नहीं रहे हैं।
या फिर खरीद रहे होंगे, या फ्लैट है, या फिर बेच नहीं रहे हैं। ये तीनों चीजें मेरे लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। इस केस में वो नहीं बेच रहे हैं, इस केस में वो फ्लैट खड़े हुए हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अब इस पूरी चीज को क्रॉस चेक करने के लिए मैं एक बार इसका चार्ट भी चेक कर लेता हूं। तो यहां पर अगर मैं एक बेसिक सा सेटअप लगा देता हूं डेली चार्ट पे, जहां पर 9, 30 और 100 पीरियड का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दे चुका है दोस्तों पिछले कुछ दिनों में, जहां पर इसमें एमटीएफ की होल्डिंग बढ़ी है। अब ये देखिए आपके सामने प्राइसेस कैसा बिहेव कर रहा है। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मुझे नहीं मालूम है वीडियो आपके पास कब आएगी, और जब कभी भी आएगी दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, क्योंकि तब तक सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी। हो सकता है म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर दें, हो सकता है एमटीएफ में वो नीचे के लेवल पे आ जाए, उसकी रैंकिंग कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां पर रिकमेंडेशन कुछ नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक डेटा पॉइंट अगर आप उसको मल्टीपल डेटा पॉइंट से और क्रॉस चेक भी कर लोगे, तो ऐसा करके आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। रादर ऐसा करके आप अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों अभी हम थोड़ी देर पहले डिक्सॉन की बात कर रहे थे। अगर हम डिक्सॉन की म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को यहां पर देखते हैं, तो अब एग्जैक्टली उल्टा सीन जैसा हमें एचएएल में दिख रहा था, उसका उल्टा सीन हमें यहां पर दिख रहा है। यहां पर जो इंक्रीज्ड एलोकेशन हुई है वो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी है। जैसे इंक्रीज हुई 3 क्वांटिटी, डिक्रीज भी हुई अप्रोक्सीमेटली 60 क्वांटिटी, इंक्रीज हुई 60 क्वांटिटी। तो नीचे वाला देखें तो हमें यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से हमें 4 बढ़ते हुए एलोकेशन दिख रहे हैं और 3 गिरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी हमारा जो बढ़ता हुआ एलोकेशन है वो यहां पर उनमें से एक जो कि ऑलमोस्ट सबसे बड़ा है, विच इज 3000 शेयर्स के आसपास, ये आर्बिट्राज फंड में जा रहा है। ऑल्दो आर्बिट्राज से निकला भी है, लेकिन निकले सिर्फ 650 शेयर्स हैं। तो अगर जो एलोकेशन इंक्रीज हुई भी है वो भी यहां पर आर्बिट्राज में ज्यादा हुई है, और ज्यादातर बड़े लेवल पर जहां पर इन्वेस्टमेंट वाला थॉट प्रोसेस था वहां पर आपकी एलोकेशन डिक्रीज हुई है। तो दोस्तों यहां पर डिक्सॉन जो है वो एमटीएफ में ऊपर से नीचे जा रहा था। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें, तो ये सेलिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइन दिख रही है। अगर सेलिंग की तरफ नहीं भी दिख रही है तो एटलीस्ट न्यूट्रल है, वो बाइंग की तरफ नहीं दिख रही है। यहां पर हम एक बार इसकी एफआईआई की होल्डिंग को भी देख लेते हैं। एफआईआई की होल्डिंग को अगर हम देखें तो एफआईआई की होल्डिंग आराम से 1.5% के आसपास कम हुई है। यहां पर आधे % के आसपास इसमें डीआईआई ने होल्डिंग ली है, लेकिन ज्यादातर होल्डिंग जो इसमें बढ़ी है 1% के आसपास, वो रिटेल की होल्डिंग पड़ी है। तो 1.5% के आसपास की जो होल्डिंग यहां पर कम हुई है वो एफआईआई की हुई है, जो कि 0.1-0.2% के आसपास हमारी पिछले वाली कंपनी के अंदर में देखने को मिली थी। तो यहां पर आप नोटिस कर पा रहे हैं कि एमटीएफ, एफआईआई होल्डिंग और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन तीनों सेम लेवल की तरफ, तीनों सेम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। अगर हम म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन को एक बार साइड पे रख दें कि वो न्यूट्रल है, तब भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.5% के आसपास से कम हुई है, एंड एट द सेम टाइम आपका एमटीएफ में उसकी रैंकिंग कम हुई है। दोस्तों अगर हम यहां पर इसका चार्ट भी देखते हैं तो ये यहां पर नीचे आना शुरू हो चुका है। इस जगह पर ये बाय सिग्नल से बाहर निकाल चुका है। तो बेसिकली मैं यहां पर करता क्या हूं, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं, आप इन स्टेप्स को लिख लीजिए। आपको अगर मोमेंटम वाले स्टॉक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एमटीएफ वाली लिस्ट को रोज देखना शुरू कीजिए और यहां पर ये नोटिस कीजिए, ट्रेंड नोटिस कीजिए, कौन से स्टॉक्स एमटीएफ में ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर लोग लीवरेज ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ इस डेटा पे रिलाई मत कीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमटीएफ बढ़ रहा है मतलब लोग बाय कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो उसका पूरा पैसा नहीं पे कर पा रहे तो उन्होंने उसको एमटीएफ में कन्वर्ट कर दिया। ये भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। मेरा काम है सारे एंगल आपके सामने रखना, इसीलिए सिर्फ इस चीज को बेस मत बनाइएगा। ये आपकी इनिशियल रिसर्च जरूर हो सकती है लेकिन फाइनल नहीं। तो यहां पर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए जो एमटीएफ में लगातार ऊपर जा रहे हैं। पहली चीज ये देखने के बाद आप इसकी एमएफ ट्रांजैक्शन में आ जाइए। इनमें देखिए किस तरफ बायस्ड है, ये इंक्रीज्ड एक्टिविटी की तरफ, इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन की तरफ, या फिर इंक्रीज्ड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, ये किस तरफ बायस है। तो अगर आपका बायसनेस बुलिशनेस की तरफ है, एमटीएफ में वो ऊपर जा रहा है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इसके बाद आप एफआईआई होल्डिंग देखिए। एफआईआई होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो रही है तो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.1%, 0.2%, 0.5% इज फाइन। अगर इससे ज्यादा किसी बड़ी कंपनी में, एचएएल भी बड़ी कंपनी है, डिक्सॉन भी बड़ी कंपनी है, इनमें 1-1.5% की होल्डिंग एक बड़ी बात होती है। ये कोई स्मॉल कैप शेयर नहीं है जहां पर आप 5% की होल्डिंग से फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1-1.5% होल्डिंग बड़ी बात होती है। इतनी होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए। अगर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, कांस्टेंट है तो भी चलेगा। तो यहां पर आपने एमएफ ट्रांजैक्शन भी देख ली, आपने एफआईआई की होल्डिंग भी देख ली,
आपने MTF की रैंकिंग बढ़ते हुए देख ली, अब आप यहां पर टेक्निकल चार्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि ये आपको कंफर्म करेगा कि मार्केट में डिमांड भी है। तो अगर आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर और 30 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के ऊपर है, तो फिर आप यहां पर इसको बाय करने का सोच सकते हैं, या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो आप इसकी कंपनी फाइलिंग्स को पढ़िए। आप यहां पर स्क्रीनर पे कंपनी फाइलिंग्स को आराम से पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको सारे के सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और कंपनी के जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस हैं वो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है वो भी आप चेक कर सकते हैं, और बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर जो है वो भी यहां से चेक किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन कौन से स्टॉक में एंटर कर रहा है। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को पहले 15 से 20 दिन तक अपने एंड पे थॉरली टेस्ट कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं है, ये सब्जेक्टिव पैरामीटर है। इससे आपको इमीडिएटली डिसीजन नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। 15 से 20 दिन के आसपास आप इसको ट्रैक करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जब आप इसको यूज करेंगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपकी ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका इस पूरी थॉट प्रोसेस को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.